Today we will study the various example of internal sources and external sources as well as their merits and demerits. So what is internal sources? Internal sources refers to recruitment from within the organization from the existing staff and employees. The important internal sources of recruitment are transfer and promotion. What is internal sources? जब भी हम रिक्रूटमेंट करते हैं यानी अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ को देखते हैं तो उस स्टेप में हम किसी बाहरी लोगों को बिजनेस में एज ए एम्प्लॉय रिक्रूट ना करके बल्कि हमारे बिजनेस में ऑलरेडी जो वर्क कर रहे हैं वर्कर्स उनसे ही हम अपने एम्प्लॉयज़ को अवेलेबल करा लेते हैं। जैसे मुझे 3-4 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और मैं बाहरी किसी एम्प्लॉयज़ को न रख के बल्कि अपने बिज़नेस से ही किसी एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन की हेल्प से और ट्रांसफ़र की हेल्प से रिक्रूटमेंट करा लेता हूँ तो उसे हम लोग इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कहलाते हैं। सो दैट्स वाई वी कैन से इंटरनल सोर्सेज रेफर्स टू रिक्रूटमेंट फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टाफ एंड एम्प्लॉयज़, यानी हम अपने स्टाफ और एम्प्लॉयज़ जो एग्जिस्टिंग हैं जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उसी से हम अपना सारा रिक्रूटमेंट करा लेते हैं। द फर्स्ट वन इज ट्रांसफ़र, यू नो वेरी वेल, इट रेफर्स टू शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू अ सिमिलर जॉब विथ नो चेंज इन सैलरी स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपने प्रैक्टिकल वे में देखे होंगे आज तक कि जैसे आपके पेरेंट्स के आपके किसी फ्रेंड्स के पेरेंट्स की ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो ट्रांसफ़र में क्या होता है कि सपोज़ किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई पोस्ट वैकेंट होती है तो बिजनेसमैन क्या करता है एक्सटर्नली रिक्रूट ना करा के बल्कि अदर किसी एरिया में कोई अगर वर्कर वर्क कर रहा है तो उसे बुलाकर ही उसी सेम पे पे सेम जॉब कंडीशन पे सेम स्टेटस पे सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उनसे वर्क कराया जाता है, यानी उनका जो वर्क प्लेस हो जाता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, जो ड्यूटीज़ होती हैं वर्किंग कंडीशन होती है वो चेंजेस ज़्यादातर नहीं होती है। सो द ट्रांसफ़र मीन्स शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू अ सिमिलर जॉब विथ नो चेंज इन सैलरी स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इन्वॉल्व्स शिफ्टिंग द एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, वन शिफ्ट टू अनदर और वन डिपार्टमेंट टू अनदर। यानी ट्रांसफ़र में हम लोग जब देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ को एक जॉब से दूसरे जॉब पे हम लोग चेंज कर लेते हैं सेम रैंक पे, एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट है इवनिंग शिफ्ट है तो मॉर्निंग शिफ्ट से एम्प्लॉयज़ को उठाकर हमने इवनिंग शिफ्ट में शिफ्ट कर दिया। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, जैसे परचेज डिपार्टमेंट में ऑलरेडी एक वर्कर काम कर रहा है एज अ परचेज मैनेजर, तो आफ्टर सम टाइम मुझे लगा कि उसके अंदर सेल्स की भी एबिलिटी है तो उसको सेल्स मैनेजर बना दिया। यानी उसका जो पोस्ट है वो सेम है बट कंडीशन सेम है, बस थोड़ी बहुत जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हो जाती है चेंज हो जाती है। It is a horizontal movement of employees which also help in training of employees and fulfilling deficiency in one department with the surplus of another। यानी अगर किसी डिपार्टमेंट में सरप्लस एम्प्लॉय है यानी कि काम से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हैं तो उनको जॉब से ना निकाल के बल्कि उस एरिया में शिफ्ट कर देना जहाँ पे एम्प्लॉयज़ की जो नंबर्स हैं वो कम है। सो ट्रांसफ़र जो जनरली किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है कि मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में कंपनी के पास ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कफोर्स है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अनदर डिपार्टमेंट उसके पास वर्कफोर्स कम है। सो इन दिस सिचुएशन वो क्या करता है जिस डिपार्टमेंट में वर्कफोर्स ज़्यादा है वहाँ से एम्प्लॉयज़ को उठाकर दूसरे एरिया में शिफ्ट कर दिया जाता है। सो इससे हम लोग हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ भी कहते हैं। द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल सोर्सेज दैट इज़ प्रमोशन। इट मीन्स शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोस्ट कैरिंग हायर सैलरी स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज़ अ वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ विच हेल्प टू इंक्रीज द मोटिवेशन and satisfaction of employees. You know very well the fifth step of a staffing process, that is training and development. After training and development we evaluate the employees performance, that is performance appraisal, and thereafter on the base of their performance we promote the employees to give him a higher post, higher salary, higher status and higher responsibility. So कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए आप एज अ प्रोडक्शन मैनेजर काम कर रहे हैं
10 सालों से, और आपकी परफॉर्मेंस भी लास्ट 10 ईयर से काफ़ी बेटर है, काफ़ी अच्छी है, तो कंपनी आपको एज अ गिफ्ट प्रोडक्शन मैनेजर से उस पर्टिकुलर मैनेजर पोस्ट से इंक्रीज़ करके आपको कंपनी का सीईओ बना देती है। तो जैसे ही आप सीईओ बनते हैं तो आपका जो पोस्ट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और सीईओ इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उस कंपनी में सीईओ की पोस्ट खाली रहती है। तो हम किसी आउटसाइडर को रिक्रूट ना करके अपनी कंपनी के जो 10 इयर्स एक्सपीरियंस बंदा है उसको हम एज अ एम्प्लॉइज़ रिक्रूट कर लेते हैं, यानी वो ऑलरेडी हमारे बिजनेस का एम्प्लॉइज़ है, बट एज अ प्रोडक्शन मैनेजर और परचेज मैनेजर नाउ वी विल प्रमोट देयर पोस्ट ऑन द बेस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। सो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल सोर्सेज। तो बेसिकली इंटरनल सोर्सेज क्या होती है कि जब कंपनी अपने यहाँ कोई पोस्ट वैकेंट होती है तो वैकेंट पोस्ट को फिल करने के लिए अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ एंड स्टाफ की हेल्प लेता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफ़र। जहाँ पे वर्कफोर्स सरप्लस है तो उस एरिया में उसे ट्रांसफ़र कर देना जिस एरिया में वर्कफोर्स डिफिसिट है। एंड इन केस ऑफ प्रमोशन इसमें क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सैलरी दोनों इंक्रीज़ कर दी जाती है, और जो कोई टॉप पोस्ट खाली होती है तो वहाँ किसी लोअर पोस्ट वाले बंदे को जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, जिसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, तो उसको हम लोग एज अ प्रमोट करा के उस पोस्ट पे रिक्रूट कर लेते हैं। तो हमें किसी एक्सटर्नल एम्प्लॉयज़ पे डिपेंड नहीं करना पड़ता। नाउ वी विल डिस्कस द मेरिट ऑफ इंटरनल सोर्सेज। द फर्स्ट वन इज एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन। यू नो प्रमोशन इज अ promotion helps to boost the employees of employees. So we can say कि with the help of internal sources हमें अपने employees को as a booster का भी काम करता है। It is a very simple process we can because of इसमें हम लोग already employees के background को already जानते हैं। Facilitate training, you know very well कि जब हम ट्रांसफ़र में अगर आप देखें तो जब हम किसी बंदे को एक जॉब से दूसरे जॉब में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ऑलरेडी उसकी ट्रेनिंग भी हो रही है, यानी वो एक जॉब में पर्टिकुलर वर्क कर ही रहा है, उसको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज है ही। अब हम लोग क्या करते हैं कि उसे दूसरे जॉब में नॉलेज देने के लिए उसे दूसरे जॉब के में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे इफ़ यू आर वर्किंग एज अ प्रोडक्शन मैनेजर लास्ट 5 ईयर, तो कंपनी चाहती है कि आपको हायर पोस्ट अलॉट करने से पहले कंपनी वांट्स टू गिव द नॉलेज अबाउट द फाइनेंस मैनेजर, सो कंपनी कैन transfer their post from the production manager to the finance manager. So it helps to the facilitate training. No induction training, you know very well कि employees selected from within the organization do not need induction training. Induction training means the basic training which helps to the familiarize the employees to the organization. Induction training क्या होती है, it is a fourth step of staffing process. Induction introducing the selected employees to the another employees and familiarizing him with rules and policy of the organization. तो वो ऑलरेडी हमारे यहाँ वर्क का काम कर रहा है तो उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में और एम्प्लॉयज़ के और वर्क कंडीशन के बारे में प्रॉपर नॉलेज होती है। फिलिंग डिफिशिएंसी, इनएक्सपेंसिव, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता एज़ कम्पेयर टू द एक्सटर्नल सोर्सेज, ज़्यादा टाइम मनी एंड एफर्ट्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो दीज काइंड ऑफ द मेरिट्स ऑफ द इंटरनल सोर्सेज। नाउ वी मूव टू द लिमिटेशन ऑफ इंटरनल सोर्सेज। द फर्स्ट वन इज़ नो फ्रेश टैलेंट। यू नो वेरी वेल कि हम अपने ही एम्प्लॉयज़ को, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उन्हीं को एज अ न्यू एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में या लो मिडिल लेवल से टॉप लेवल पे उनको प्रमोट कर देते हैं। तो इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि कोई फ्रेश टैलेंट हमारे बिजनेस में नहीं आता। सेकेंड, लेथेरिक एम्प्लॉयज़। लेथेरिक एम्प्लॉयज़ मतलब एम्प्लॉयज़ आर श्योर ऑफ टाइम बाउंड प्रमोशन एंड दे बिकम लेथेरिक। मतलब जब क्या होता है, जैसे आपको पता है कि अगर आप इस कंपनी में 5 साल 6 साल 10 साल काम कर लेंगे तो आपका प्रमोशन होना ही होना है, तो आप उतने ज़्यादा क्रिएटिव और उतने ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं होंगे। सो इंटरनल सोर्सेज में जब आपको पता होता है एम्प्लॉयज़ को कि कंपनी इंटरनल सोर्सेज के थ्रू ही प्रमोशन करती है, तो आप एनर्जेटिक की जगह लेथेरिक हो जाते हो। आप उतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी मोटिवेट नहीं होते हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम पास करते हो किस तरह से 5 साल 10 साल बीते ताकि वी विल प्रमोट टू द हायर पोस्ट। द नेक्स्ट वन, नो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, क्योंकि आपका कंपैरिजन तो आपके खुद के कलीग्स के साथ होता है, उसके साथ आपका बाउंड बन जाता है, तो कोई कंपटीशन नहीं रहता। लेकिन अगर आप
एक्सटर्नल कंपनी अगर एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू रिक्रूटमेंट करा रही है टाइम टू टाइम, तो आपके अंदर एक डर होता है और आपके अंदर एक कंपटीशन होता है, सो आप हमेशा क्रिएटिविटी करते रहते हैं। रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, व्हेन एम्प्लॉयज़ आर ट्रांसफर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम जॉब्स एंड रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, यू नो वेरी वेल। क्या करें कि एम्प्लॉयज़ को हम सेल्स डिपार्टमेंट में काम करा रहे हैं, अब फिर उसको परचेस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देना है, फिर उसको हम फाइनेंस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, वो कभी कभी क्या होती है, वेस्ट हो जाती है। सो यू एवरी कंपनी मस्ट फिल देयर वैकेंट पोस्ट विद द हेल्प ऑफ इंटरनल सोर्स आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड। ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि कंपनी जब भी इंटरनल सोर्स के थ्रू रिक्रूटमेंट करे विद स्पेशली ट्रांसफ़र के केस में, तो उसके लिए टाइम बाउंडेशन होना चाहिए कि कम से कम 1-2 साल वर्कर्स को उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज तो होनी ही चाहिए। नेक्स्ट इज़ नॉट अवेलेबल टू न्यू इंटरप्राइजेस। फॉर द न्यू इंटरप्राइजेज, जब कोई नया नया हम बिज़नेस इस्टेब्लिश करते हैं तो आप जानते ही हैं, तो उसका तो ऑलरेडी बिज़नेस कुछ चल नहीं रहा है, उसके जितने एम्प्लॉयज़ होंगे सब के सब नए होंगे, और सारे नए एम्प्लॉयज़ के लिए हमें कैसा रिक्रूटमेंट सोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, एक्सटर्नल सोर्सेज। सो नाउ वी विल मूव टू द external sources of recruitment. The external sources refers to recruitment from outside the organization, as all position cannot be filled from within the organization. क्योंकि हम सारे पोस्ट को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस के एम्प्लॉयज़ ऑन स्टाफ से फिल नहीं कर सकते। यू नो कि कहीं सरप्लस एम्प्लॉयज़ होंगे, लेकिन वो ज़्यादा एक लिमिटेड नंबर में होंगे। अगर हम किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के सरप्लस एम्प्लॉयज़ पे डिस्कशन करें, सरप्लस स्टाफ पे डिस्कस करें, तो वो एक लिमिटेड नंबर्स में होंगे। अब ये नहीं कि हम सारी स्टाफिंग अपनी इंटरनल सोर्सेज से ही कर लें। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये देखने को पड़ता है कि हम सारे स्टाफिंग जो है सारा रिक्रूटमेंट हम इंटरनल सोर्सेज से नहीं कर सकते, या स्पेशली फॉर द न्यू इंटरप्राइजेस तो ये बेनिफिट तो होता ही नहीं उनके पास, तो उन्हें मूव करना पड़ता है एक्सटर्नल सोर्सेज को। तो एक्सटर्नल सोर्सेज मीन्स रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। द इम्पॉर्टेंट external sources of recruitment are as follows. The first one is direct recruitment. Direct recruitment, you know very well, it is generally related to the lower level of management. Under this, a notice is placed on the notice board of enterprise specifying the detail of the job available. Job seeker assemble outside the premises of organization on a specific date, and selection is done on the spot. It is usually used to employ casual or badli workers who are paid remuneration on daily wage payment. The merit of using this method is that it is expensive and does not involve any cost. Direct recruitment generally जो होता है वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए होता है, जो डेली वेजेस पे वर्क करते हैं। तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो नोटिस बोर्ड होती है उस पर एक नोटिस पेस्ट कर देते हैं कि मुझे इतने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, इतने वर्कर्स की ज़रूरत है, इतने कारपेंटर की ज़रूरत है, इतने वाइट वॉशिंग करने के लिए मज़दूरों की ज़रूरत है, लेबर की ज़रूरत है, और जो भी जॉब सीकर्स होते हैं, जॉब सीकर्स मतलब जिनके पास जॉब नहीं होता, वो अनएम्प्लॉयड होते हैं और दे आर सर्चिंग फॉर द न्यू जॉब। तो वे क्या करते हैं, हमेशा टाइम टू टाइम बिज़नेस की नोटिस बोर्ड को सर्च करते रहते हैं, आते हैं, देखते हैं और अपना इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू इट इज़ जस्ट अ कॉमन इंटरव्यू। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कोई स्पेसिफाइड इंटरव्यू नहीं होता, उनका बस बैकग्राउंड चेक किया जाता है, उनकी डिग्निटी चेक की जाती है, उसके बेसिस पे उनको जॉब में रख लिया जाता है। तो नेक्स्ट वन इज़ कैजुअल कॉलर। कैजुअल कॉलर क्या होता है, देखिए जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने जाते हैं जॉब के लिए, यू नो वेरी वेल, में मान लीजिए 100 एम्प्लॉयज़ ने अप्लाई किया फॉर द जॉब, उसमें से हमने 10 एम्प्लॉयज़ को चूज़ कर लिया, अभी भी अनसेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 90। यानी इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आएँ, लास्ट वीडियो उन्होंने डिस्कस किया, और उसमें से हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं 10 एम्प्लॉयज़, अभी भी 90 एम्प्लॉयज़ हमारे अनसेलेक्टेड हैं। तो इन 90 एम्प्लॉयज़ जो हमारे यहाँ सिलेक्शन टेस्ट दिए हैं, बट एज़ कम्पेयर टू द टॉप 10 कैंडिडेट से वो पीछे रह गए। उन 90 एम्प्लॉयज़ की एक डाटाबेस तैयार कर ली जाती है, डाटाबेस जिसमें उनका नेम, एड्रेस सब कुछ होता है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पहले से सिलेक्शन टेस्ट हो चुका होता है, उनको बस ज्वाइनिंग नहीं मिलती क्योंकि वो टॉप 10 की लिस्ट में नहीं आते। तो जो 90 कैंडिडेट बचते हैं
उनको हम लोग बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स में क्या होता है कि जो अनसेलेक्टेड एप्लीकेंट्स होते हैं उनका डाटाबेस प्रिपेयर किया जाता है, और इन फ्यूचर अगर ऑर्गेनाइजेशन को न्यू एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसी 90 में से विदाउट कंडक्टिंग द होल स्टाफिंग प्रोसेस उसमें से ही किसी को चूज़ कर लेते हैं जिनको हमारे बिजनेस में काम करने के लिए रेडी हों, जो इंटरेस्टेड हों, आफ्टर सम टाइम उनको हम रख लेते हैं। तो कैजुअल कॉलर, many business organizations keep a database for unsolicited applicants in their files. Such files can be recalled to fill the current vacant position in the organization. The major merit of using this resource is that it is an expensive method of recruitment. Okay. Now we will move to advertisement. You know very well, आप हमेशा क्लासीफाइड्स में जाके देखिए न्यूज़पेपर्स के, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश न्यूज़पेपर हो, चाहे वो लोकल न्यूज़पेपर हो, उसमें एक एम्प्लॉयमेंट का कॉलम होता है जिसमें आपको जॉब्स के बारे में पता होता है, टीचिंग जॉब्स, मैनेजर्स जॉब एंड एनी अदर जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन होता है। तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी कंपनी क्या करती है, जॉब को अप्लाई करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम दे देती है कि ये पोस्ट खाली है, इस पोस्ट की एप्लीकेशन की लास्ट डेट इतनी है, उसका इंटरव्यू डेट इतना है, इंटरव्यू प्लेस क्या है, सैलरी एक्सपेक्टेड क्या है। तो सम काइंड ऑफ बेसिक इन्फॉर्मेशन गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर एंड द ट्रेड जर्नल्स इज़ अ कॉमन मेथड फॉर इनकरेजिंग पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब। एडवांटेज क्या होता है एडवर्टाइजिंग कि इससे हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्टाफिंग के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के वैकेंट पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। आपने नाम सुना होगा, गवर्नमेंट कंपनीज़ एंड प्राइवेट कंपनीज़ अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाती, जैसे आप देखते होंगे। दीज आर रन बाय द गवर्नमेंट एंड हेल्प टू मैच पर्सनल डिमांड एंड सप्लाई बाय सर्विंग एज अ लिंक बिटवीन जॉब सीकर एंड एम्प्लॉयर्स। यानी इसमें होता क्या है, गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई हुई है, ये पब्लिक है, पब्लिक में कई सारे लोग हैं, एंड यू नो वेरी वेल इंडिया में तो अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके लिए एक बोर्ड बना दिया गया बीच में। दिस इज़ नोन एज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, और ये जॉब सीकर्स हैं। तो जॉब सीकर्स को वो इतनी सारी कंपनीज हमारे देश में, इतने सारे एम्प्लॉयर्स हमारे देश में कि सबके बारे में उनको नॉलेज नहीं हो सकता। ये सारी कंपनी में घूम घूम के सर्च तो नहीं कर सकते ना कि मेरे लिए सूटेबल जॉब क्या है। इमोशंस को समझिएगा, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। हमारे देश में इतनी सारी एम्प्लॉयर्स हैं, इतनी सारी कंपनीज, इतने सारे फर्म्स हैं कि एवरी जॉब सीकर्स कैन नॉट बी सर्च द वैकेंट पोस्ट रिक्वायर्ड बाय द enterprises. सो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ने एक सर्विस दे दी। वो क्या दे दी कि ऐसा करिए, जितने भी जॉब सीकर्स हैं अपना एप्लीकेशन हमें आप सबमिट कर दीजिए। और कंपनी क्या करती है, डायरेक्ट पब्लिक से कांटेक्ट ना करके इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास जैसी उनके पास रिक्वायरमेंट आती है कि उनके पास प्रोडक्शन मैनेजर की जॉब खाली है, वर्कर्स की जॉब खाली है, लेबर्स की जॉब खाली है, अकाउंटेंट्स की जॉब खाली है, एनी अदर ब्रांच मैनेजर्स की जॉब खाली है, तो वो अपनी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को भेजते। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ये पूरा डाटाबेस इनका उठाकर कंपनी को दे देता है, यानी एक डाटाबेस रहता है एम्प्लॉयमेंट, और फिर वो उठाकर उनको दे देता है। तो समटाइम्स कंपनी क्या करती है, वो रिक्रूटमेंट की हेल्प के लिए वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की हेल्प लेती है, यानी वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से जो उसके लिए सूटेबल कैंडिडेट है उनका वो डाटा ले लेती है। बट इस तरह के एक्सचेंज की एक लिमिटेशन है कि दीज एक्सचेंज नॉट टू अप टू डेट नहीं होते हैं, रेफर्ड बाय मे नॉट बी सूटेबल, प्रैक्टिकल वे में देखा गया है। नाउ वी विल मूव टू द प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। These provide a national-wide service in matching personal demand and supply. They compile their biodata and large number of candidates and provide them to organization on demand. Such agency charge a fee for the service they provide to organization. देखिए, employment exchange is generally related to the government. गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बात नहीं कर रही हैं, गवर्नमेंट इसको चलाती है। इसके लिए मेला भी लगाती है, सुना होगा, एम्प्लॉयमेंट फेयर लगा है, रोजगार मेला। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रन बाय द गवर्नमेंट, बट प्लेसमेंट एजेंसीज
आर रन बाय द प्राइवेट। तो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन खुल गए हैं जो क्या करते हैं, जॉब सीकर से इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, बट फॉर द प्राइवेट, एज अ प्राइवेट एंटरप्राइजेस। इनको हम लोग बोलते हैं प्लेसमेंट एजेंसीज। इनका कॉन्टैक्ट डिफरेंट कंपनीज के साथ होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ये जॉब सीकर से क्या करते हैं, पब्लिक्स में जितने भी, ये पब्लिक बहुत बड़ी होती है ना, तो सबको समेटना, ये क्या करते हैं, इनसे इंफॉर्मेशन ले लेते हैं जॉब सीकर से, और कंपनी को जिस तरह के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है वो उस तरह के एम्प्लॉयज़ का डाटाबेस उनको प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन ख़ास बात ये है कि ये जो प्लेसमेंट एजेंसीज़ हैं, दे आर चार्ज सम फीस फॉर देयर सर्विस। और ये फीस सिर्फ और सिर्फ जॉब सीकर से ही नहीं ली जाती, एज वेल एज फॉर द कंपनी से भी ली जाती है। कंपनी से भी कुछ पेमेंट लेती हैं प्राइवेट एंटरप्राइजेस, और एज वेल एज जॉब सीकर्स की अगर जॉब लगती है तो जनरली हम सुनते होंगे आप कि 1 महीने की सैलरी या 1.5 मंथ की सैलरी उन्हें एज अ फीस देनी पड़ती है। ओके, जैसे मैं दिल्ली में था व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। वैसे तो मैं हर टाइम स्टूडेंट है, हर एक बंदा की स्टूडेंट लाइफ कभी ख़त्म नहीं होती, बट मैं जब पढ़ाई करता था, फॉर्मल स्टडी करता था, तो उस टाइम मैं दिल्ली में था। तो दिल्ली में मैं अपनी पॉकेट मनी निकालने के लिए, या फिर कह सकते हो टाइम पास करने के लिए, या अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए, मेंटेन करने के लिए मैंने सोचा चलो ट्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो दिल्ली में ये क्या है ना कि आप ट्यूशन, अब आप वहाँ ऐसे इन्वायरमेंट में गए हो, वहाँ आपका ना कोई फैमिली बैकग्राउंड जानता है ना कुछ, तो वहाँ बहुत ज़्यादा लोग स्केयर रहते हैं, थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा है। तो वहाँ पे आपको ट्यूशन पढ़ाने को ऐसे नहीं मिलता है, वहाँ आप क्या होता है, ट्यूशन ब्यूरो में जाना पड़ता है। आजकल वाराणसी में भी ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, ट्यूशन ब्यूरो होता है, वहाँ आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और वहाँ पे डिफरेंट पेरेंट्स आके अपने नीड्स के बारे में उनको बताते हैं कि अरे मुझे मैथ्स टीचर चाहिए, मुझे साइंस टीचर चाहिए, मुझे कॉमर्स टीचर चाहिए। एंड ये जो बीच में बैठा है ना प्लेसमेंट एजेंसी, ये जो होते हैं ना, ये बहुत चालाक होते हैं, क्योंकि भाई बिज़नेस कर रहे हैं। सो ये क्या करते हैं, इनसे कुछ रेट बताते हैं और इनको कुछ रेट देते हैं, यानी सैलरी आपको सिर्फ जाके घर पे पढ़ाना होता है। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट दी रेम्यूनरेशन कि आपको कितने में बात हुई है, ठीक है। और ये जो प्लेसमेंट एजेंसी है वो इस जॉब सीकर्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि जॉब सीकर्स जो है, क्योंकि अननोन होते हैं फॉर द वहाँ के सिटीज़न के लिए, वहाँ के पब्लिक के लिए अननोन होते हैं। सो दैट्स वाई सिक्योरिटी के लिए प्लेसमेंट एजेंसीज क्या होती है, आपसे कुछ पैसे भी रखवाती है एज अ सिक्योरिटी, एज वेल एज आपके डॉक्यूमेंट्स भी रखवाती है। जैसे उस टाइम आधार कार्ड था, पैन कार्ड है, वो एज अ सिक्योरिटी रखाती है कि अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपके खिलाफ केस भी हो सकता है, अंडरटेकिंग भी जमा कराई जाती है। तो ये प्रैक्टिकल सेंस में प्लेसमेंट एजेंसीज क्या होती हैं, प्राइवेटली वे में काम करती हैं, और ये आपसे डाटा ले लेती हैं, आपसे नेसेसरी डॉक्यूमेंट ले लेती हैं, और जिन लोगों को आप जैसे टैलेंटेड, आप जैसे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, वो उनको लेबर फोर्स अप्लाई करती है, प्रोवाइड करती है, और आपसे कुछ चार्ज लेती है, एज वेल एज कंपनी से भी चार्ज लेती है। द नेक्स्ट वन इज़ कैंपस रिक्रूटमेंट। ये नाम काफ़ी फेमस होगा, सुना भी होगा आपने। जब आप जनरली किसी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, वोकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे एट द एंड ऑफ योर स्टडी, जैसे 2 साल का कोर्स था, 3 साल का कोर्स है, तो पर्टिकुलर जब कोर्स का एंड आता है तो कैंपस रिक्रूटमेंट कराया जाता है। वहाँ पे क्या होता है, आप एज अ फ्रेश रहते हो, तो फ्रेश में एज वेल कि आपके लिए मनी इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपके लिए एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट होता है। सो उस केस में कंपनी, वहाँ का यूनिवर्सिटीज़, जैसे ये कॉलेज है, वो क्या होती हैं, अपने कॉलेज में डिफरेंट कंपनीज़ को इनवाइट करती है कि आइए, और यहाँ पे जो उसके स्टूडेंट्स होते हैं जो उनके यहाँ पढ़ रहे हैं 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, तो एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर स्टडी पीरियड वो सारी कंपनीज़ आती हैं और एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के थ्रू इन सारे स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट को सेलेक्ट करके अपनी कंपनी में जॉब देती है। इसे ही हम बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। Many organizations maintain a close link between the university's vocational and management institute in order to recruit fresh talent and qualified personnel. On one hand,
It gives good opportunity to the fresher to be employed in reputed firm, and on the other hand provide qualified manpower in a cost effective way. The next one is recommendation of employees. ये भी आप सुने होंगे. जनरली ये जो होता है इंटरनल सोर्स की हेल्प से होता है. होता क्या है कि जैसे अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, सपोज़ मैं ही इस समय आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहा हूँ और मुझे पढ़ाते पढ़ाते लगभग 10 महीने हो गए, 8 महीने हो गए फॉर एग्ज़ाम्पल हो गए. तो आफ्टर सम टाइम्स कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पे अर्जेंट वे में टीचर्स की ज़रूरत होती है. तो वहाँ पे मैनेजमेंट जानता है कि हम बाहर से टीचर्स को कराएंगे, रिक्रूट कराएंगे तो काफ़ी मेहनत लगेगा. सो वो अपने एम्प्लॉयज़ से भी कहता है कि यार कोई टीचर मिल जाएगा. जैसे सपोज़ मैथ्स टीचर नहीं अवेलेबल है तो मैथ्स टीचर मिल जाएगा. तो मान लीजिए मेरे फ्रेंड जो हैं या मेरे नेबर हैं वो मैथ्स टीचर हैं और वो जॉब सीकर्स भी हैं, वो चाहती हैं कि अच्छी जगह उनको जॉब मिले. तो मैं उनका नाम सजेस्ट कर दूँगा कि ये हैं, इनका नाम ये है, ये यहाँ पढ़ा है. यानी उनका जो पूरा CV है वो हम बताकर उनको दे देंगे, स्कूल को प्रोवाइड कर दें. अब स्कूल क्या करेगा उसके बाद की फ्रॉड करेगा. यानी एक तरह से सोर्सेज क्या है, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड द नेम ऑफ देयर फ्रेंड्स, रिलेटिव एंड नेबर्स which prove to a good external source of recruitment. It is a reliable source as the background of the suggested candidates will know. Okay.